नमस्कार। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सरकारी नौकरियों में ओपन मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन के नाम पर हंगामा मचा हुआ है। हाल ही में कई नौकरियों के नोटिफिकेशन आए थे जिसमें देखा गया कि 60% नौकरियां जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी में रिजर्व्ड हैं। सिर्फ ओपन मेरिट में 40% नौकरियां ही फिलहाल ओपन मेरिट के लिए अवेलेबल है। इसके बाद सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के नेताओं समेत कश्मीरी पत्रकार सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को बदलने के लिए कैंपेन चला रहे, कह रहे हैं कि भाई ओपन मेरिट खत्म हो रही है, कहीं भी मेरिट का कोई काम नहीं बचा है, नौकरियां रिजर्वेशन के लिए कैटेगरीज में जा रही है। तो ये कहते हुए कैंपेन चल रहे हैं, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मेरिट की तवज्जो खत्म हो रही है। ये बहस और ये इस तरह का कैंपेन देश में आरक्षण के खिलाफ कहीं और होता तो अब तक ना सिर्फ देश भर में बल्कि पूरी दुनिया में हंगामा मच चुका होता कि कैसे देखिए कोई ये पार्टी जो है, ये संगठन जो है, कैसे आरक्षण के खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये कितनी दकियानूसी बातें कर रहा है। लेकिन चूंकि ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है और जो करने वाले हैं वो वही लोग हैं जो आर्टिकल 370 से पहले एक पर्टिकुलर व्यवस्था के जो ये कहें कि उसके अपने आप को मानते थे कि वही हकदार हैं, उन्हीं की चलनी चाहिए, उन्हीं को सब कुछ मिलना चाहिए और उन्हीं का अधिकार था, उन्हीं की मनमानी चलती थी। वही लोग हैं जो इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जो मनमानी आर्टिकल 370 से पहले आदिवासी समाज और खासतौर पर पिछड़ों के खिलाफ होती थी पिछले 5 साल में, जिसे एक हद तक रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है, सुधारने की कोशिश की गई है, उसके खिलाफ ये कैंपेन हो रहा है। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सत्ता आई है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से उस बहाने से इसी आदिवासी और पिछड़े समाज के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ एक फिर से उसको उसी पुरानी व्यवस्था को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक 3 मंत्रियों की सब कमेटी बना दी है जो कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो आरक्षण व्यवस्था है उसकी समीक्षा करेगी, सो-कॉल्ड समीक्षा करेगी। अब तक आपको लग रहा होगा कि इसमें गलत क्या है, मेरिट को तो कहीं ना कहीं तवज्जो मिलनी चाहिए और आप भी ज्यादातर मेरिट समर्थक होंगे, लेकिन थोड़ा ठहरिए, पहले समझिए कश्मीरी अशराफिया मनमानी को कि कैसे आर्टिकल 370 से पहले क्या हालात थे और बदला क्या है, और उस बदलने की कोशिश को फिर से जो बदलने की कोशिश हो रही है, यानी पुरानी व्यवस्था को लाने की जो कोशिश है, वो क्या हो रही है। फिलहाल सबसे पहले समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम है उसके तहत किन किन को कितना रिजर्वेशन मिलता है। सबसे पहली कैटेगरी है रिजर्वेशन कैटेगरी में, उसमें है एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट, उनको 8% आरक्षण मिलता है, पहले भी 8% था। दूसरी कैटेगरी है शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें 2019 के बाद काफी कुछ बदलाव हुआ है। फिलहाल टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 20% आरक्षण है, जिसमें 2 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 में 10% आरक्षण मिलता है, जिसमें गुज्जर, बकरवाल, सिप्पी, मौन, गर्रा, चंगपा, बोल्टो, बल्ती जैसी जातियां शामिल है। ये पहले भी मिलता था, लेकिन इसमें मार्च 2024 में एक बदलाव हुआ। पहाड़ी समाज को, पाडरी जनजाति, कोली और गद्दा ब्राह्मण को मिलाकर एक कैटेगरी 2 बनाई गई, जिसमें अलग से 10% रिजर्वेशन इसमें ऐड कर दिया गया। 10% पहले से था, 10% और बढ़ा दिया गया। कुल एसटी को रिजर्वेशन मिला 20%। तीसरी कैटेगरी है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसमें ओबीसी जो है इसको 8% रिजर्वेशन मिलता था, फिलहाल मिलता है, जो कि पहले 2019 से पहले मात्र 2% था। इनको अब बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी यानी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उस पर रहने वालों के लिए 4%, चूंकि वो दुर्गम इलाकों में, दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए 4% आरक्षण है। और उसके बाद एक और कैटेगरी है, इसमें है आरबीए यानी रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड्स एरिया। ये जम्मू कश्मीर एक अलग तरह की कैटेगरी है, इसमें फिलहाल 10% रिजर्वेशन है, जो कि 2019 से पहले ये 20% हुआ करता था। अगर आप इसकी कहानी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि असली जो जड़ है वो इसी कैटेगरी को लेकर है, क्योंकि ये कैटेगरी वो थी, 20% आरक्षण वो था जो कि मनमाने तरीके से दिया गया था। इसके घोटाले पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो
संविधान पूर्णतः लागू हुआ, उसके बाद 10% रिजर्वेशन यानी ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था वो भी लागू हुआ। तो कुल मिलाकर फिलहाल जैसे मैंने कहा कि एससी में 8%, एसटी में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 मिलाकर 20%, ओबीसी को 8%, उसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पे रहने वालों को 4%, आरबीए को फिलहाल 10% और 10% ईडब्ल्यूएस, यानी कुल मिलाकर 60% आरक्षण जम्मू कश्मीर में लागू है। कुल जो आरक्षण है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर तुलना करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में भी इतना ही आरक्षण है, 60% ही आरक्षण देश में लागू है। लेकिन अलग से बात करते हैं कि हर राज्य में, हर प्रदेश में अलग व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब ऐसा क्या हुआ है कि जिसके खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ उसको नई रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज करने की बात कर रही है, उसके लिए सब कमेटी बनाई गई है। तो 2019 के बाद हम जानते हैं कि सब जो गड़बड़ हुई है, जिनको ये अब्दुल्ला गवर्नमेंट गड़बड़ कह रही है, वो कह रही है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो गड़बड़ हुई, तो वो गड़बड़ क्या है, वो बदलाव क्या थे जो उनके सो कॉल्ड गड़बड़ियां हैं। 4 बड़े बदलाव हुए हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद। पहला जो बदलाव है, जो जिस पर सबसे ज्यादा नजर है, जिसपे लोगों की भौं तनी हुई है, जो अपने आप को जो अशराफिया जो समाज कश्मीरी सो कॉल्ड अपने आप को मानते थे कि उन्हीं का राज चलेगा, वो बड़े भिन्नाए हुए हैं। वो है पहाड़ी समाज को एक 10% का रिजर्वेशन मिला है। ये सिर्फ अकेला पहाड़ी समाज नहीं है, पाडर क्षेत्र है, वहां एक जनजाति है, कोली है, गद्दा ब्राह्मण है, 4 जातियों को मिलाकर ये एक रिजर्वेशन 10% का अलग से ऐड हुआ है। ये एक बदलाव है। दूसरा बदलाव जो ओबीसी को रैशनलाइज किया गया है, 15 से 18% जम्मू कश्मीर में आबादी है, लेकिन उनको आरक्षण था मात्र 2%। जम्मू आर्टिकल 370 हटने के बाद 24 नई जातियां उसमें शामिल की गई, उसको रैशनलाइज किया गया, स्टडी हुई, 24 नई जातियों को अदर बैकवर्ड क्लासेस में शामिल किया गया और आरक्षण को बढ़ाकर 2% से 8% किया गया, यानी ओबीसी का जो आरक्षण बढ़ाया गया है वो भी एक बदलाव हुआ। तीसरा बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत का संविधान पूर्णतया लागू हुआ, तो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो आरक्षण लागू हुआ वो भी वहां पर लागू हुआ 10%। ये एक तीसरा बदलाव है। और चौथा बदलाव है आरबीए आरक्षण, जो कि 20% है, उसको घटाकर फिलहाल 10% किया गया है। ये भी एक खतरे की जड़ है। तो चारों जो बदलाव हुए हैं, इससे क्यों ये लोग भिन्नाए हुए हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए अब्दुल्ला सरकार ने एक सब कमेटी बनाई है, जो कि इन बदलावों के लिए खतरा फिलहाल देखे जा रहे हैं। तो क्या कहा जाए कि क्या ये जो समीक्षा की जानी है, क्या उसको पहाड़ी समाज को जो आरक्षण दिया है उसकी समीक्षा की जानी है, या ईडब्ल्यूएस की समीक्षा की जानी है, या अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो आरक्षण रैशनलाइज करके बढ़ाया गया है उनकी जनसंख्या के साथ। जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, रिजर्वेशन अभी भी कम है, लेकिन क्या उसको कम किया जाना है, या फिर असली जो जड़ है वो है कि आरबीए का घोटाला को थोड़ा यहां पर समझना जरूरी है। दरअसल आरबीए घोटाला क्या था? आरबीए घोटाला यानी रेजिडेंट बैकवर्ड एरिया। ये एक तरह से घोटाला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक अजीब तरह का आरक्षण था। कुछ इलाकों को आरबीए के तहत घोषित कर दिया गया, भले ही उनको कह दिया गया ये पिछड़े हैं, और वो जो इलाके ऐसे थे जो बैकवर्ड एरियाज थे, उनको जो आरक्षण लागू था वो था 20%। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अपनी वोटों की राजनीति के लिए, अपने सो-कॉल्ड अशराफिया समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जो चंद परिवार थे उनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये आरक्षण कहीं ना कहीं एक ऐसा काम कर रहा था कि एक तरफ तो पीआरसी तक नहीं लाखों लोगों को दी जा रही थी, 60-70 साल से रह रहे थे, उनको वहां पर दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया था, पीआरसी तक नहीं थी। दूसरी तरफ एक पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी एक ऐसा समाज, एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी गई थी कि जिसमें एक तरीके से ऐसे लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा था जो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और इसी पे ये सवाल है। 2004 में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट के तहत जहां पिछड़ों को करीब, जिनकी आबादी 15 से 18% है, उनको सिर्फ 2% आरक्षण दिया गया था। वहां भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर आरक्षण निर्धारित करते हुए आरबीए यानी रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज नाम की कैटेगरी बनाई गई। यह कब हुआ? 2004 में, जिसके लिए 20% आरक्षण तय किया गया। ये एलओसी के आसपास रहने वाले लोगों के निर्धारित आरक्षण 30% से अलग था, 3% से अलग था।
जो कि फिलहाल 4% है। ये कहा गया कि भाई भाई दुर्गम एरिया तो एलओसी पे रहने वाले लोग थे, जो इंटरस्टेट बॉर्डर पे रहने वाले लोग थे वो लोग थे, लेकिन ये कश्मीर के अंदर उसको दुर्गम एरिया कह रहे हैं जो कि प्लेन है। इस आरक्षण को का बेसिक आइडिया ये एक बताया गया कि दूर दराज के उन क्षेत्र में जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए जो कि बेहद दुर्गम इलाके में रहते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, यातायात की सुविधा नहीं, कम्युनिकेशन जो प्रशासनिक केंद्र है उनसे दूर है, विकास के पैमाने के हिसाब से हर तरीके से दुर्गम इलाके हैं, गांव हैं, ऐसी कैटेगरी को इस 20% में रखा गया। वो आइडिया तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ऐसे इलाकों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन उसमें जो इलाके डाले गए वो कहीं ना कहीं ऐसे थे जो कि इन तमाम कैटेगरी से बाहर थे। इन इलाकों की पहचान का कोई आधिकारिक पैमाना नहीं था। बस मसलन ये होगा अब्दुल्ला सरकार या मुफ्ती सरकार का तय हुआ कि भाई ये गांव जो है यहां से वोट हमें बहुत अच्छा खासा मिलता है, इसको आप आरबी में डाल दो, हो गया खुश आपका। भले ही वो आपके एक समझे कि वहां पर तहसील भी हो, वहां पर प्रशासनिक अमला भी हो, लेकिन उसको आरबी में डाला गया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे। 2004 के बाद अब्दुल्ला और महबूब सरकार ने कश्मीर के ऐसे इलाके इस कैटेगरी में शामिल कर दिए जो कि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र के पैमाने से बाहर थे, जो कि गांव पहले गांव हुआ करते लेकिन अब कस्बे में तब्दील हो चुके हैं। यहां पर महबूबा मुफ्ती की भी वोट थे और अब्दुल्ला परिवार के वोट मिलते थे। लिहाजा इन तमाम गांवों को जो शहरी जो कि शहर के आसपास थे इनको पिछड़े इलाकों में डाल दिया गया। अब इनको 20% था। अब बताइए कि भारत में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जहां पर, ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जो कि जहां पर है तो वो आरक्षित क्षेत्र लेकिन वहां पर सब चीज अवेलेबल, जबकि दूर दराज के गांव पहाड़ी जो समुदाय है जिनको फिलहाल आरक्षण दिया गया, इनकी स्थिति अगर आप देखेंगे कि किस तरह से दुर्गम इलाकों में रहते हैं और उनकी आज भी सामाजिक, आर्थिक और हर तरीके से सांस्कृतिक जो पहचान है वो आज भी हर तरीके से इनसे कहीं ज्यादा सांस्कृतिक तौर पर देखें तो उनकी पहचान अभी भी पुरानी एक पहचान बनाए हुए, सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पर ना तो कम्युनिकेशन के साधन उनके हैं, ना ही वहां पर किसी तरह का जो यातायात के साधन है। तो असली ग्रामीण क्षेत्र तो ये थे जहां पे पहाड़ी समुदाय है, लेकिन एक 20% का वर्टिकल रिजर्वेशन दे दिया गया। अब इसको फिलहाल कम किया गया है। अब यहाँ के लोगों ने वायदा किया था, यहाँ के लोग हंगामा किया जब इलेक्शन हुआ, तो जो चाहे वो पीडीपी हो और चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने इलेक्शन से पहले और कांग्रेस ने भी वायदा कर दिया था कि भाई जो पुरानी कांग्रेस जो आरक्षण व्यवस्था है उसको हम वापस लाएंगे। और अब वायदा जो किया था, अब सरकार बन गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो पीडीपी भी पीछे से दबाव बना रही है, पीछे से नहीं खुलेआम दबाव बना रही है। जो अशराफिया पत्रकारों की लॉबी है वो भी दबाव बना रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं वो तो दबाव बना ही रहे हैं। यानी तो अब सवाल ये है कि अब्दुल्ला सरकार किस चीज को रैशनलाइज करना चाहती है। मार्च 2024 जो पहाड़ी समाज को मार्च 2024 में जो आरक्षण मिला है, क्या वो उसको हटाएगी? क्योंकि बदलाव तो यही हुआ है। और इसमें सिर्फ पहाड़ी समाज नहीं है, पार्टी जनजाति है, जैसे मैंने बताया कि कोली भी है, गद्दा ब्राह्मण भी है, एक कैटेगरी 2 एसटी में शामिल की गई थी। तो इसमें यह कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो 20% हो गया दो कैटेगरी को मिलाकर, इसको रैशनलाइज करके 10% कर दो, किसी को बाहर मत करो लेकिन इसको 10% कर दो। पहले से गुज्जर समाज जो था जिसको 10% था, जो पहले से थे उनको बस 10% कर दो। ये एक रैशनलाइजेशन का उदाहरण दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे इस तरह की सलाह दी जा रही है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि किससे जो भिन्नाई हुई है, ये लोग जो कैंपेन चला रहे हैं वो ओबीसी, क्या ओबीसी जातियों को रिजर्वेशन जो दिया गया उसके खिलाफ फिलहाल सरकार अब्दुल्ला सरकार है। 2% मात्र आरक्षण मिलता था, अभी 8% किया गया। आबादी 15 से 18% है, क्या उसको उसकी समीक्षा की जानी है, क्या उसको हटाया जाएगा? या फिर ईडब्ल्यूएस कोटा, जो कि अगर वहां पर आर्टिकल 370 होता तो ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होता, लेकिन चूंकि अब ईडब्ल्यूएस भारतीय संविधान लागू है तो ईडब्ल्यूएस क्या वो चुभ रहा है, या ये चुभ रहा है कि आरबीए का आरक्षण जो है वो 20% से घटाकर, जिसमें गड़बड़ी थी, उसको घटाकर 10% किया गया है। क्या ये बात उनको चुभ रही है? तो ये बहुत स्पष्ट करनी होगी। और जो जो बदलाव हुए हैं, जो जिन बदलावों से जो नई व्यवस्था, जो नए उससे जो लाभान्वित हुए हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो भी खुलकर बोले, अपनी बात को रखें। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सरकार आई है वो धीरे धीरे करके
पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए नए रास्ते खोज निकाले। हालांकि कर नहीं पाएगी क्योंकि अभी भी ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए एलजी या गृह मंत्रालय की जो उनका जो ओके होना उधर से जरूरी है। बिना उनके फैसले के ये बदलाव नहीं हो पाएगा। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, साथ में जो राज्य की जो कह रहे हैं स्टेटहुड वापस दिया जाए, अगर वो वापस दे दिया जाता है तो फिर से ये क्या करेंगे उसका आप अंदाजा अभी से लगा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस आरक्षण व्यवस्था की मेरिटोक्रेसी के नाम पर, मेरिट के नाम पर जो ये बात कैंपेन चलाया जा रहा है, क्या वो इन 4 बदलावों की, या फिर मेरिट के नाम पर ये कह रहे हैं कि भाई ये बात अगर मानी जाए कि जो आरबीए का आरक्षण है उसको 0% कर दिया जाए, तो वेल एंड गुड। देखते हैं अब्दुल्ला सरकार क्या करती है। नमस्कार, जय हिंद।